2026 के शेयर बाजार को लेकर ना इस वक्त एक अजीब सी बेचैनी और उत्साह दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं। दोनों चीजें एकदम एक्सट्रीम पर है। हाँ, तो चर्चा का विषय आज यही है कि क्या ये साल एक ऐतिहासिक तेजी जिसे हम बुल रन कहते हैं उसका गवाह बनेगा या फिर हम एक भयंकर मार्केट क्रैश देखने वाले हैं। और इस विषय पर बात करने के लिए मटेरियल की कोई कमी नहीं है आज हमारे पास। बिल्कुल नहीं। इस गहरी चर्चा के लिए हमने काफी हैवी लिफ्टिंग की है। जेपी मॉर्गन एसेट मैनेजमेंट और मॉर्गन स्टैनली से लेकर गुरु फोकस, द इकोनॉमिक टाइम्स, investing.com, मार्केट मिनट, नैस्डैक और बैंक ऑफ अमेरिका के जनवरी 2026 के ग्लोबल फंड मैनेजर सर्वे को एनालाइज किया है हमने। और वो सर्वे अपने आप में बहुत बड़ा है। मतलब उसमें 227 इंस्टीट्यूशनल मैनेजर्स शामिल हैं जो करीब 646 बिलियन डॉलर्स के एसेट संभालते हैं। 646 बिलियन डॉलर्स, ये आंकड़ा सुनने में ही मैसिव लगता है। तो हमारा मिशन आज बहुत क्लियर है, इन सभी जटिल आंकड़ों और लंबी रिपोर्ट्स के बीच से सबसे जरूरी बातों को निकालना, ताकि जो लोग इस विश्लेषण को सुन रहे हैं उन्हें बिना किसी कंफ्यूजन के 2026 की आर्थिक स्थिति समझ आ सके। ठीक है, आइए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि इतनी सारी अलग अलग दिशाओं में इशारा करती रिपोर्ट्स देख कर ना किसी का भी दिमाग घूम सकता है। इसको हम बिल्कुल आसान बनाएंगे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन सारी प्रीमियम रिपोर्ट्स के बीच एक अजीब सा विरोधाभास है। एक तरफ आंकड़े आसमान छू रहे हैं और दूसरी तरफ वार्निंग साइंस इतने डार्क हैं कि उन्हें इग्नोर करना मुश्किल है। तो इस विरोधाभास को शुरू से समझते हैं। सबसे पहले बुल केस यानी तेजी के दौर की बात करते हैं। मार्केट में तेजी के मुख्य कारण आखिर हैं क्या? मैं मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट पढ़ रही थी और उन्होंने S&P 500 इंडेक्स का टारगेट सीधे 7,500 बताया है। हाँ, 7,500 का टारगेट, ये बहुत एग्रेसिव है ना? और उन्होंने इसका मेन रीजन बताया है AI कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कैपेक्स। रिपोर्ट कहती है कि जो मैग्निफिसेंट 7 यानी मैग 7 टेक कंपनियां हैं वो डेटा सेंटर्स और चिप्स पर 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा खर्च कर रही हैं। ये तो एक मैसिव अमाउंट है। देखिए, AI कैपेक्स बहुत बड़ा ड्राइवर जरूर है, पर तेजी सिर्फ इसकी वजह से नहीं है। अगर हम डीपली देखें तो इसके पीछे सरकारी नीतियों और फिस्कल स्टिमुलस का बहुत बड़ा हाथ है। सरकारी नीतियां मतलब आप OBBA की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। जेपी मॉर्गन और investing.com की रिपोर्ट्स में इसका क्लियर जिक्र है। बिना किसी राजनीतिक पक्षपात के अगर हम स्ट्रिक्टली डेटा देखें तो OBBA यानी वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट और जो ट्रम्प एरा टैक्स कट्स थे उनका विस्तार हुआ है। और इसके तहत मार्केट में डायरेक्ट पैसा आ रहा है, राइट? हाँ, $2,000 के स्टिमुलस चेक्स और टैक्स ब्रेक्स मिल रहे हैं लोगों को। ये डायरेक्ट लिक्विडिटी इंजेक्ट कर रहा है सिस्टम में। और सिर्फ लिक्विडिटी की बात हो ही रही है तो investing.com का एक आंकड़ा मुझे बहुत हैरान कर रहा था। उनके मुताबिक 2026 में शेयर बायबैक्स का एक नया रिकॉर्ड बनने वाला है। लगभग 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का बायबैक। 1.2 ट्रिलियन, ये अमाउंट जब स्टॉक मार्केट में वापस आता है तो आर्टिफिशियली सप्लाई कम होती है और प्राइसेस ऊपर जाते हैं। और फेडरल रिजर्व भी तो इसमें रोल प्ले कर रहा है। उनकी वो क्वांटिटेटिव ईजिंग लाइट पॉलिसी। सही पॉइंट पकड़ा आपने। उस पॉलिसी के तहत फेड $40 बिलियन के शॉर्ट डेटेड ट्रेजरीज खरीद रहा है लगातार। और ऊपर से जेपी मॉर्गन को उम्मीद है कि इस साल ब्याज दरें यानी रेट्स 2 से 3 बार घट सकती हैं। तो बेसिक सेंस में पैसा सस्ता हो रहा है और मार्केट में लगातार पंप किया जा रहा है। अगर हम इसको बड़े पैमाने पे देखें तो पता चलता है कि ये नया पैसा और लिक्विडिटी मार्केट को लगातार बस ऊपर की तरफ धकेल रही है। जेपी मॉर्गन ने इस पूरे सेटअप को एक के शेप्ड इकोनॉमी कहा है। के शेप्ड इकोनॉमी, इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे। मतलब अमीर तबका और अमीर हो रहा है और इस वेल्थ इफेक्ट की वजह से जो हाई एंड सर्विसेज और लग्जरी गुड्स हैं उनकी डिमांड तेजी से बढ़ रही है, जिससे मार्केट और पुश हो रहा है। यहाँ पर बात सच में बहुत रोचक हो जाती है, क्योंकि अगर इतना सारा पैसा मार्केट में है, AI पर 600 बिलियन खर्च हो रहे हैं और बायबैक्स चल रहे हैं, तो फिर मार्केट गिरने का डर कहाँ से आ गया? गुरु फोकस और मार्केट मिनट की रिपोर्ट्स अचानक से एक अलग ही पिक्चर प्रेजेंट करती हैं और उनके आंकड़े सच में डराने वाले हैं। डराने वाले इसलिए हैं क्योंकि वैल्यूएशंस ऐतिहासिक स्तर पर बहुत ज्यादा महंगे हो चुके हैं। आप शिलर PE या केप रेशो का ही आंकड़ा ले लीजिए। वही जहां वो 6 जनवरी 2026 का डेटा पॉइंट मेंशन था। हाँ, 6 जनवरी को शिलर PE 40.58 पर पहुंच गया। अब ये नॉर्मल लग सकता है सुनने में, लेकिन 1870 के बाद से पिछले 155 सालों के इतिहास में ये सिर्फ दूसरी बार हुआ है जब इस रेशियो ने 40 का आंकड़ा पार किया है। सिर्फ दूसरी बार? तो पहली बार कब हुआ था ऐसा? पहली बार हुआ था 2000 के .com बबल में, जब ये रेशियो 44.19 पर चला गया था। ओ, मतलब ठीक उस क्रैश से पहले। बिल्कुल।
और इसका हिस्टोरिकल एवरेज सिर्फ 17.3 है। तो अगर हम सिंपल मैथ्स लगाएं तो मार्केट अभी अपने एवरेज से 135% प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है। 135% प्रीमियम, ये तो अपने आप में वार्निंग लाइट है। और गुरु फोकस ने जो बफेट इंडिकेटर की डिटेल दी है वो भी तो यही पॉइंट आउट कर रही है। वही टोटल मार्केट कैप और जीडीपी का रेशियो वो 219.7% हो गया। हाँ, और रिपोर्ट के वर्ड्स में मार्केट अभी सिग्निफिकेंटली ओवरवैल्यूड कैटेगरी में है। और अगर इसमें हम फेडरल रिजर्व के एसेट्स को जोड़कर एक नया इंडिकेटर बनाते हैं जैसा उन्होंने किया है, तो वो भी 181.7% पर खड़ा है। मतलब आने वाले 8 सालों में रिटर्न नेगेटिव में जा सकता है, 0.3 से 0.4% के बीच। और इतने एक्सट्रीम वैल्यूएशंस के साथ एक और बड़ा इंटरनल रिस्क है जो S&P 500 के स्ट्रक्चर में छुपा है, मार्केट कॉन्सेंट्रेशन का रिस्क। टॉप 10 कंपनियों वाला इशू। एग्जैक्टली 500 कंपनियों का इंडेक्स है, पर 40% हिस्सा सिर्फ टॉप 10 कंपनियों के पास है। जो पैसिव ETFs में पैसा आ रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली इन बड़ी कंपनियों में पंप हो रहा है बिना उनकी एक्चुअल वैल्यू देखे। और इस इंटरनल रिस्क के अलावा मॉर्गन स्टैनली ने कुछ एक्सटर्नल रिस्क भी हाईलाइट किए हैं ना, जियोपॉलिटिकल और पॉलिटिकल नेचर के। हाँ, और उन्हें इम्पार्शियल होकर समझना जरूरी है। पॉपुलिस्ट पॉलिसीज जैसे क्रेडिट कार्ड इंटरेस्ट रेट्स पर कैप लगाने की बात चल रही है। इसके अलावा ग्लोबल टेंशंस भी हैं। वेनेजुएला में US का हस्तक्षेप है, ईरान में लगातार अशांति चल रही है और ग्रीनलैंड में NATO की नई पोजीशनिंग है। ये सब डायरेक्टली सप्लाई चेन और एनर्जी प्राइसेस को हिट कर सकते हैं। और मॉर्गन स्टैनली ने टैरिफ्स और इमिग्रेशन पर जो सख्ती आई है उसका भी जिक्र किया है। इससे लेबर सप्लाई कम हो सकती है। सही कहा, लेबर कम होगी तो कॉस्ट बढ़ेंगी और इसका मैक्रो इफेक्ट ये होगा कि 2026 के अंत तक इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो हो सकती है और इन्फ्लेशन ठंडी पड़ सकती है। इन सब विरोधाभास को सुनकर दिमाग में एक बहुत कॉमन सवाल आता है, क्या आज का ये AI बूम ठीक वैसा ही धोखा या वेपरवेयर है जैसा 1999 का .com बबल था? लोग उस वक्त भी हवा में बातें कर रहे थे और पैसा लगा रहे थे, क्या वही हो रहा है? इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है और सच कहूं तो नैस्डैक और JP मॉर्गन के डेटा के हिसाब से इन दोनों दौर में बहुत बड़ा फर्क है। क्या फर्क है? बेसिक लेवल पर। बेसिक फर्क कैश का है। आज का AI सेक्टर एक्चुअल कैश जनरेट कर रहा है। आप टेक सेक्टर का फ्री कैश फ्लो मार्जिन देखिए, वो अभी 20% के आसपास है, जो कि .com एरा से काफी ज्यादा होगा, राइट? बट माइक्रोसॉफ्ट और एनवीडिया जैसी कंपनियां हवा में नहीं है, वो असल में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही हैं और उनके पास सॉलिड प्रॉफिट्स हैं। तो मतलब ये प्योरली बबल नहीं है, कंपनियां सच में परफॉर्म कर रही हैं। परफॉर्म जरूर कर रही हैं, लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है। उम्मीदें इतनी ज्यादा हाई सेट हो चुकी हैं कि मार्केट में गलती की 1% भी गुंजाइश नहीं बची अब। उम्मीदों का मतलब आप फ्यूचर अर्निंग्स की बात कर रहे हैं? हाँ, मॉर्गन स्टैनली का एस्टिमेट देखिए। उनका कहना है कि मैक्स 7 को छोड़कर जो बची हुई 493 कंपनियां हैं, उनसे भी 2026 में 14 से 16% अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS ग्रोथ की उम्मीद लगाई जा रही है। 14 से 16%? ये तो 2025 के मुकाबले सीधा डबल हो गया। एग्जैक्टली, डबल रफ्तार। अब अगर लेबर शॉर्ट है और इन्फ्लेशन का इशू आता है और ये नॉन टेक कंपनियां ये फिगर्स हिट नहीं कर पाती हैं, तो वैल्यूएशंस को सपोर्ट करने वाला कोई पिलर नहीं बचेगा और मार्केट बुरी तरह टूट सकता है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? एक आम सुनने वाला जो अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसे क्या अप्रोच रखनी चाहिए इन सब के बीच? द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट पढ़कर मुझे थोड़ी तसल्ली मिली, क्योंकि उनका टेक इस पर काफी प्रैक्टिकल लगा मुझे। हाँ, उन्होंने बहुत ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव दिया है। मार्केट की गिरावट कोई अनोखी बात नहीं है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने क्लियरली बताया है कि हर साल 2 बार 5 से 10% का डिक्लाइन सामान्य है और हर ऑल्टरनेट साल में 10 से 20% की गिरावट भी आती ही है। बिल्कुल, इसलिए इसको घबराहट की तरह नहीं देखना चाहिए, इसे वैल्यू निकालने के मौके की तरह देखना चाहिए। इस वक्त मेट्रिक्स जैसे PE, PV और डिविडेंड यील्ड पर ध्यान देना जरूरी है। और एक मेट्रिक जो सबसे इंपॉर्टेंट हो गया है वो है सॉर्टिनो रेशियो। सॉर्टिनो रेशियो जो डाउनसाइड रिस्क यानी सिर्फ गिरने के रिस्क को मेजर करता है। हाँ, और जब डाउनसाइड रिस्क को हैंडल करने की बात आती है तो मॉर्गन स्टैनले और JP मॉर्गन दोनों ने एसेट एलोकेशन और विविधीकरण पर बहुत ज्यादा जोर दिया है। मतलब अपना पैसा अलग अलग जगह फैलाना। राइट। और अब ट्रेडिशनल पोर्टफोलियो अप्रोच पुरानी हो चुकी है। दोनों का कहना है
कि अब वक्त आ गया है 60-40 प्लस पोर्टफोलियो स्ट्रैटेजी अपनाने का। 60-40 प्लस पोर्टफोलियो। तो इस नई स्ट्रैटेजी के हिसाब से कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए? सबसे पहले तो क्वालिटी स्टॉक्स की तरफ मूव करना चाहिए, जैसे फाइनेंशियल्स, हेल्थ केयर और एनर्जी। और उन छोटे स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए जो ओवर वैल्यूड नहीं है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा पॉइंट करेंसी का है। यूएस डॉलर अभी लगभग 10% ओवर वैल्यूड है। इसका मतलब है कि यूएस के बाहर के मार्केट्स में मौका अच्छा है। बिल्कुल वही। विदेशी बाजार जैसे एशियन इमर्जिंग मार्केट्स और यूरोप अभी काफी आकर्षक लग रहे हैं। वहाँ की गवर्नमेंट्स शेयर होल्डर फ्रेंडली पॉलिसीज ला रही हैं और फिस्कल स्टिमुलस दे रही हैं। और जो प्लस फैक्टर था स्ट्रैटेजी में ऑल्टरनेटिव एसेट्स का। हाँ, ऑल्टरनेटिव एसेट्स जैसे वेंचर कैपिटल और रियल एस्टेट इस वक्त ध्यान देने लायक हैं। इनमें डाइवर्सिफिकेशन का अच्छा स्कोप है, लेकिन यहाँ भी रिस्क छुपा है प्राइवेट क्रेडिट के स्पेस में। प्राइवेट क्रेडिट में क्या रिस्क चल रहा है अभी? वहाँ डिफॉल्ट्स का रिस्क तेजी से बढ़ रहा है। स्पेशली ऑटो सेक्टर में कुछ बड़े डिफॉल्ट्स ऑलरेडी रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ऑल्टरनेटिव्स में भी अंधाधुंध पैसा नहीं लगाया जा सकता। तो अगर मैं इस पूरे गहरे विश्लेषण को समेटूं, तो तस्वीर कुछ ऐसी है कि एक तरफ हमारे पास एआई का जादू और ओबीबी जैसा फिस्कल स्टिमुलस है जो मार्केट को स्ट्रॉन्ग रख रहा है। हाँ, और ट्रिलियंस के बायबैक्स उसको बेस दे रहे हैं। ठीक। दूसरी तरफ शिलर पीई और एक्सट्रीम वैल्यूएशंस जैसे आंकड़े एक खड़ी दीवार बनकर खड़े हैं जो बता रहे हैं कि छोटा सा भी झटका मार्केट को गिरा सकता है। ऐसा लग रहा है कि 2026 एक ऐसा साल होने वाला है जहां बुल्स और बेयर्स दोनों को अलग अलग समय पर अपना अपना सही होने का मौका मिलने वाला है। और इन सब क्लियर ट्रेंड्स और आर्ग्यूमेंट्स के बीच मैं एक आखिरी थॉट शेयर करना चाहूंगा, जो जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट के एक बहुत छोटे से फुटनोट में मेंशन था और जिस पर अभी ज्यादा बात नहीं हो रही। ऐसी कौन सी डिटेल मिस कर दी मार्केट ने? हमने अभी अमेरिका की $600 बिलियन की एआई इन्वेस्टमेंट की बात की और कैसे ये मार्केट को ऊपर ले जा रहा है। लेकिन उस रिपोर्ट में जिक्र था एक कंपनी का जिसका नाम है डीप सीक। ये एक रिलेटिवली अनजान चाइनीज कंपनी है और उन्होंने यूएस टेक दिग्गजों के मुकाबले कहीं ज्यादा तेजी से और एकदम सस्ते में अपना एक खुद का लार्ज लैंग्वेज मॉडल यानी LLM बना लिया। वेट, इतना सस्ता और फास्ट कि वो सीधा यूएस मैग 7 को टक्कर दे सके। बिल्कुल, और यही सोचने वाली बात है। अगर आने वाले समय में एआई की ये ग्लोबल रेस सबसे ज्यादा पैसा खर्च करने वाले अमेरिकन जायंट्स नहीं बल्कि ऐसी ही कोई हाइपर एफिशिएंट छुपी हुई विदेशी स्टार्टअप जीत लेती है तो क्या होगा? तो फिर इन ओवरवैल्यूड अमेरिकन टेक स्टॉक्स के जो खरबों डॉलर्स के मार्केट कैप है, उनका पूरा फाउंडेशन ही हिल जाएगा। एग्जैक्टली। इन ट्रिलियंस के वैल्यूएशंस का क्या होगा अगर उनका एक टेक्नोलॉजिकल एज एक सस्ते एफिशिएंट मॉडल से डिफीट हो जाए? इस बारे में खुद सोचिएगा। ये पूरे इंडेक्स को रीवैल्यू करने पर मजबूर कर देगा। ये सच में एक नया नजरिया और एक बहुत ही प्रोवोकेटिव थॉट है सोचने के लिए। इस इनोवेशन और टेक रेस का असर सिर्फ एआई पर नहीं बल्कि पूरे स्टॉक मार्केट के फाउंडेशन पर पड़ेगा। और इसी सोच के साथ हम आज के इस डीप डाइव से विदा लेते हैं। इन आंकड़ों और नए एंगल्स के साथ अपनी खुद की रिसर्च करना और भी जरूरी हो जाता है इस वक्त। धन्यवाद और आगे की अपनी खुद की रिसर्च जरूर जारी रखें।